हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ खबरों पे नजर डालते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुने गए हैं। वह 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यह उनका रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल होगा। आंध्र प्रदेश के मारेडुमिली जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 7 और माओवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक टॉप माओवादी नेता मेट्री जोगा राव उर्फ टेक शंकर भी ढेर हुआ और फायरिंग अब भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को 13 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। ईडी का आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने खुद को यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बताकर और अपने एनएएसी स्टेटस को गलत तरीके से पेश करके बड़ी धोखाधड़ी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोयम्बटूर और मदुरै के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को बेबुनियाद कारणों पर खारिज कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को छोटे टियर 2 शहरों में भी मेट्रो दी जा रही है, जबकि विपक्ष शासित राज्यों को इससे वंचित रखना एक दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या मामले में सऊदी क्राउन प्रिंस का बचाव किया है। ट्रंप ने खशोगी को बेहद विवादित बताते हुए कहा कि कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जो हुआ वह हुआ, लेकिन प्रिंस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति करवाई और कहा कि उन्होंने 8 युद्ध रोके हैं। कांग्रेस ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अब ट्रंप की टैली 60 हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 का दिल्ली दंगा देश की संप्रभुता पर हमला था और इसे अचानक हुई घटना बताने की जो कहानी फैलाई जा रही है वह सिर्फ एक मिथक है। बीजेपी ने बिहार विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को इस बैठक के लिए सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार जो रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य अधिकारियों के साथ तैयारियों का निरीक्षण करते नजर आए। यूक्रेन में शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रयास में पहुंचे। ट्रंप प्रशासन रूस के साथ परामर्श करके यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नई गुप्त योजना तैयार कर रहा है। एयर इंडिया चीन के शिनजियांग क्षेत्र के ऊपर से हवाई मार्ग के उपयोग की अनुमति मांग रही है क्योंकि वित्तीय समस्याएं बढ़ रही है। दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने से एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ है। एयरलाइन शिनजियांग के ऊपर से वैकल्पिक रूट की मंजूरी के लिए प्रयास कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फेसबुक पर मिली कथित मौत की धमकी से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कथित टिप्पणी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का संदर्भ देते हुए कहा गया कि जिस दुनिया ने राजीव गांधी जैसे अच्छे व्यक्ति की हत्या की, वह ऐसा फिर से कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों को रद्द कर दिया है और सरकार को राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने पहले रद्द किए गए अध्यादेश के समान प्रावधानों में हेरफेर करके उन्हें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में दोबारा शामिल कर दिया है। सीजेआई ने केरल सरकार और आईयूएमएल की याचिकाओं को केरल में एसआईआर को टालने की मांग पर 21 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केरल सरकार का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण को चलाना उपलब्ध कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ डाल देगा और आवश्यक सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाएगा। केरल में जिला प्रशासन स्थानीय निकाय चुनावों के साथ कार्यों के ओवरलैप से बढ़े बीएलओस के बोझ को देखते हुए मतदाता सूची के एसआईआर के लिए स्वयंसेवकों की मांग कर रहा है। घर घर सर्वेक्षण चरण में विवाद बढ़ा है क्योंकि बीएलओस और राजनीतिक दलों का कहना है कि अत्यधिक काम और दबाव के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में केरल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक खाते से 1.51 करोड़ की ठगी हो गई। जांच जारी है ताकि उस बैंक खाते का पता लगाया जा सके जिसमें ठगों जो खुद को प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश कर रहे थे ने धोखाधड़ी की रकम प्राप्त की।
पीयूष गोयल इजराइल की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे एफटीए वार्ताओं की समीक्षा करेंगे और इजरायली मंत्रियों व कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उनकी यह यात्रा भारत इजराइल आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, तकनीक, कृषि और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर तलाशने तथा भारत इजराइल एफटीए की प्रगति का आकलन करने पर केंद्रित होगी। टाटा प्रोजेक्ट्स और एएसआई ग्लोबल ने भारत में विमान रखरखाव सुविधाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स और एएसआई ग्लोबल को हैंगर और एमआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकमात्र समग्र समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। यूके ऑटोनॉमी मुकदमे के बाद एचपी दिवंगत माइक लिंच की संपत्ति से 1.8 अरब डॉलर की मांग कर रहा है। ह्यूलेट पैकॉर्ड एंटरप्राइज ने लिंच की संपत्ति से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर की वसूली का दावा किया है। रूस भारत की करीब 25 मत्स्य इकाइयों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, जिससे वे वहां आपूर्ति के योग्य हो जाएंगी, ऐसा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भी भारत से निर्यात के लिए 102 अतिरिक्त समुद्री उत्पाद इकाइयों को मंजूरी दी है। अक्टूबर में वस्त्र और परिधान निर्यात में तेज गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने विस्कोस फाइबर पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को वापस ले लिया। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक सिद्धार्थ राजगोपाल ने कहा कि चीन को धागा निर्यात में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अन्य बाजारों में आपूर्ति में भारी कमी आई है। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 650 करोड़ के निवेश से विशाखापट्टनम में 30 एकड़ भूमि पर सोलर सेल्स निर्माण इकाई स्थापित करेगी। कंपनी के अनुसार इस परियोजना में 350 प्रत्यक्ष और 450 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार स्टार्टअप्स के साथ अलग से प्री बजट बैठक की। इससे पहले वह प्रमुख अर्थशास्त्रियों, किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों, एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों और कैपिटल मार्केट के हितधारकों के साथ प्री बजट चर्चा कर चुकी हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित फरार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतारा गया। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि हमलावर द्वारा आत्मघाती हमले का बचाव करना किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि कांग्रेस की खतरनाक राजनीति का परिणाम है। दो सौ से अधिक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों के एक समूह ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों को कांग्रेस के वोट चोरी अभियान का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये आरोप राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट के रूप में पेश करने की कोशिश है। नवनिर्वाचित राजद विधायकों और बिहार चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की बैठक के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने करीबी और राज्यसभा सदस्य संजय यादव का बचाव किया। संजय यादव पार्टी समर्थकों लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की आलोचना का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हालिया चुनाव में राजद का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और 243 सदस्यीय सदन में उनकी सीटें घटकर सिर्फ 25 रह गई। उमर नबी के घर को गिराए जाने के बाद घाटी में भाजपा नेता ने कहा, आइए विध्वंस और ब्लास्ट की नीति को खत्म करें। अरशद अहमद भट्ट ने इसके बजाय आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक प्रभावी उपाय अपनाने की मांग की। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को गलती बताया। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी पार्टी को कुल पड़े वोटों में से 4% से भी कम वोट मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या को देखते हुए CAQM को सक्रिय कदम उठाने की अनुमति दी है। CAQM ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव रखा है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। यह परीक्षण भविष्य की LVM-3 उड़ानों की रिस्टार्ट क्षमता और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर पहुंच गए, एक्सपो का उद्घाटन किया। कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने हवाई अड्डे से कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मैदान तक रोड शो किया। एलजी ने केंद्र के साथ बातचीत में प्रतिनिधित्व के असंतुलन को लेकर लद्दाख में नाराजगी होने की बात स्वीकार की। एलजी कविंदर गुप्ता ने बताया कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी मांगों का एक 29 पेज का मसौदा तैयार किया है, जो गृह मंत्रालय की उप समिति के साथ हुई पिछली बैठक का फॉलोअप है। रोहित शर्मा ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में अब दूसरे स्थान पर हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेरिल मिशेल के शानदार शतक ने उन्हें आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचाया। मिशेल इतिहास रचते हुए केवल दूसरे न्यूजीलैंडर बने जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी बीएलओ की मौत के लिए ईएसआई को दोषी ठहराया। बीजेपी ने पलटवार किया। परिवार ने बढ़ते काम का हवाला दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मृतक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ के रूप में कार्यरत थी, असहनीय दबाव के कारण आत्महत्या की। जयशंकर ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। रूस में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाते हुए भारत ने ये नए जनरल कॉन्सुलेट्स येकातेरिनबर्ग और काजान शहरों में खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता कार्यकर्ता ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत दी, जिन्हें 2020 में एल्गर परिषद माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एमएम सुदेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश पारित किया जब वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट, जो जगताप के पक्ष में पेश हुई, ने बताया कि वह 5 साल से अधिक समय से हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन में रात भर रूसी ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी बौछार में 10 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। यह घटना ऐसे समय हुई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तुर्की में बातचीत करने के लिए जाने वाले थे, ताकि अपने देश पर रूस के आक्रमण को समाप्त करने के लिए किसी समझौते का मार्ग खोजा जा सके। अमेरिकी कांग्रेस ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक करने के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घोटाले की जानकारी खोलने का विरोध छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का बड़ा हिस्सा अब उन्हें समर्थन नहीं दे रहा था। रॉजर फेडरर ने अपनी पात्रता के पहले ही वर्ष में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। फेडरर ने 2022 में संन्यास लिया था और उन्होंने लेवर कप में राफेल नडाल के साथ डबल्स खेलकर अपने करियर को अलविदा कहा था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।